हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के हम मैराथन में आप देख पा रहे हो सामाजिक विज्ञान में हमारा भूगोल चल रहा है। भूगोल की 3rd यूनिट है। आज हम जल संसाधन पर बात कर रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाइए क्लास को। थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब बढ़वाएं, शेयर और लाइक्स बढ़वाएं। उससे क्या है, मुझे एक मोटिवेशंस मिलेगा, क्योंकि हम लोग आपके एग्जाम्स के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, है ना। और एक से एक दिन में एक वीडियो में एक लेक्चर भी खत्म कर रहे हैं। तो आज के हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को रैपिड रिवीजन में पढ़ा रहा हूँ। और रैपिड रिवीजन में पढ़ाने का मतलब ये होता है साथियों कि थोड़ा हम स्पीडली पढ़ा रहे हैं, है ना। और स्पीडली में आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से क्लास को डबल देख सकते हो, है ना। तो आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि जल जो है हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसा संसाधन होता है साथियों, मैं यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, कि जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है उसके बारे में लिखा गया है। तो उसके बारे में ये है कि जल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ से क्रिएट होते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव भी बार बार साथ में इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसके बाद अगर आप लोगों का सहयोग रहा और हर सेशन को 100 व्यूज और 100 लाइक्स पे पहुँचा, तो मैं आप लोगों के लिए जो है एक ऑब्जेक्टिव्स की क्लास भी क्रिएट करूँगा, है ना। तो जल क्या है, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि एक बार जल का हम प्रयोग करते हैं तो वो समाप्त नहीं होता है, उसका रूप बदल जाता है और हम फिर पुनः उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। अर्थात इसकी पुनः पूर्ति क्या है, संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि हम उद्योग या घरेलू कार्यक्रम कामकाज में करते हैं, है ना, घरेलू कामकाज में करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, जल दूषित हो जाता है, किंतु वह समाप्त नहीं होता है। तो हम साफ करके फिर से उसको पीने योग्य या इस्तेमाल योग्य बना लेते हैं। तो अब हमने देखा है कि अगर हम फैक्ट्री में या घर के काम में, जैसे कपड़ों में, हमने कुछ पानी से कपड़े धोए, उसी पानी को हमने नाली में डाला, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे नाली से हम सोकपीट में डाल देंगे, है ना। अब सोकपीट में डालने के बाद सोकपीट से हम इधर फिर से रीयूज कर लेंगे, है ना। सोकपीट से जाने के बाद एक कुआं बना देते हैं, उस कुएं में पानी को स्टोर करा, हमने उसी पानी को पंप से बाहर डाला और क्या कर दिया, खेत में सब्जी में यूज कर लिया। तो क्या हुआ, हमने उसका रीयूज कर लिया। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि जो जल है हमारा वो किसके योग्य है, नवीकरण के योग्य संसाधन है। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सुनते साथियों, जो बहुउद्देशीय। अब देखो, बहुउद्देशीय का मतलब ये होता है, बहु मतलब बहुत से, उद्देश्य मतलब बहुत से उद्देश्य। ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। तो नदी घाटी परियोजना वह परियोजना होती है जिसमें नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का क्या होता है, समाधान होता है। इनका होता है विभिन्न समस्याओं का समाधान समन्वित रूप से होता है। जैसे कि बाढ़ का नियंत्रण हो, सिंचाई की सुविधा हो, जल उत्पादन हो, और साथ साथ क्या हो, मृदा संरक्षण हो। ये उनके उद्देश्य होते हैं। अब अगला जो है जल संसाधन संरक्षण के उपाय। भाई हमें क्या करना है, हमारा जो जल संसाधन है, जल क्या है, हमारा एक संसाधन है और उसका हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, जलाशयों की भंडार क्षमता को क्या कर देंगे, हम बढ़ाना है। मतलब हम क्या करेंगे, जो तालाब बना रहे हैं, जो कुएं बना रहे हैं, थोड़ा उसका आकार हम बड़ा कर लेंगे तो ज़्यादा जल स्टोर कर पाएंगे। अब ये जो है नदियों के जल को एक दूसरे से मिलाना है, तो इसमें चल ही रहा है साथियों, ये हो जाएगा हमारा नदी जोड़ो अभियान। नदी जोड़ो अभियान है। पिछले साल मध्य प्रदेश में कौन सा नदी जोड़ो अभियान हुआ, तो वो हुआ केन और बेतवा।
केन बेतवा को आपस में जोड़ा है साथियों, और वो शायद पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है। तो हम जब एक नदी से, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नर्मदा को काली सिंध से जोड़ा जाएगा, है ना, नर्मदा को काली सिंध से, और साथ में क्षिप्रा से। क्षिप्रा कहाँ पर? क्षिप्रा उज्जैन से निकली है साथियों, और उज्जैन की है, और मध्य प्रदेश की हमारे मालवा की गंगा भी क्षिप्रा को कहेंगे, मोक्षदायिनी भी कहते हैं इसे। और मध्य प्रदेश की गंगा होगी तो वो नर्मदा है। तो भौतिक जो जल स्तर है उसको हम ऊपर उठा देंगे तो जल का संरक्षण हो जाएगा। जल विभाजक क्षेत्र का हम क्या करेंगे? विकास कर देंगे। और वर्षा के जल का हम क्या करेंगे? वर्षा के जल का हम भंडार करेंगे, संभरण करेंगे। अब ये वर्षा के जल का भंडार हम कैसे करेंगे, मैं ये आगे आपको क्वेश्चन पढ़ा दूंगा हम, लेकिन बता देता हूँ हम क्या करेंगे। हम घर पे छत के पाइप से पानी को जमीन में लाएंगे, उसको सोकपीट में डालेंगे, उससे जल का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अलवणीय, ऐसा जल जिसमें लवण मिक्स न हो। जल संसाधनों का आजकल अधिक दबाव क्यों पड़ रहा है? तो देखो, अलवणीय जल संसाधन वो जल संसाधन है साथियों जिसे हम पीने खाने में यूज कर रहे हैं। अब अलवणीय, वैसे तो पृथ्वी पर 71% जल है, क्या है? 71% जल है, लेकिन इस 71% में 98% के आसपास जो जल है वो कैसा जल है? लवणीय जल है। अब हमारे पास तो 1-2% ही पानी पीने का बचा है। तो ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कर रही है? बड़े पैमाने पर उद्योग डाल रही है। बड़े बड़े उद्योगों के अचानक जो संख्या बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है? अलवणीय जल संसाधन पर क्या हो रहा है? अधिक दबाव पड़ रहा है। अब हमारे सामने एक समस्या बहुत भारी पैदा हो गई है, वो हो गई है नदी प्रदूषण की। साथियों, आपने देखा होगा अभी बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है, और बिहार में वो त्योहार होता है हमारा छठ का। किसका? छठ का एक त्योहार होता है। और छठ के दिन क्या करती महिलाएं? नदी में जाकर पूजन करती है। अब वहाँ पर ज़्यादातर जो पूजन होता है वो यमुना नदी में होता है। यूपी, बिहार और दिल्ली में मनाया जाता है। तो यमुना का गंदगी का बहुत बड़ा स्तर हो गया है, बहुत गंदगी है। तो हम उसको, वास्तविक है कि हमें नदियों को साफ करना चाहिए, है ना। तो ये प्रदूषण का क्या क्या कारण है उस पर जानते हैं कि भारत की जो नदियां हैं, विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही। छोटी छोटी नदियां क्यों हो रही है? क्योंकि बड़ी नदी जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। थर्ड ये है बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण से क्या हो रही है? ये हमारी नदियां क्या हो रही? प्रदूषित होती जा रही है। अब हाल ही में एक बहुत साल हो गए इस विवाद को। तो एक विवाद है साथियों, कृष्णा और गोदावरी नदी। तो एक और ध्यान देना साथियों, मैंने आपको एक दिन एक सेशन में बताया था कि जैसे ये हमारा भारत है ना, अब ये जो भारत में नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय जो भारत है इसे कहेंगे पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर इंडिया। और ये कौन सी है? गंगा और गोदावरी। कौन सी नदियां हैं? गंगा और गोदावरी नीचे वाले हिस्से में ही है। तो ये पेनिनसुलर रिवर है, क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो ये जो विवाद है, ये महाराष्ट्र सरकार इस विवाद के बारे में अगर प्रश्न आता है तो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत कहां से हुई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी, ये कोयना नदी कहाँ बहती है? कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है। का जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा को क्या है? परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। बांध के बन जाने से इन राज्यों में कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कोयना नदी थी साथियों, कोयना नदी महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाती है। जब इन्होंने कोयना नदी पर डैम बनाकर इसका पानी यहाँ से इसकी दिशा परिवर्तित कर दी, तो इससे क्या हुआ? वहाँ के कृषि और वहाँ के उद्योगों को नुकसान हुआ। इसीलिए गोदावरी कृष्णा विवाद उत्पन्न हुआ। अब जल के बारे में साथियों ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि 2025 में
विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। भारत एकाएक बड़ा हिस्सा भी जल को नितांत की कमी महसूस करेगा। ऐसा जो हमारे पर्यावरणविद है उन्होंने ऐसी आशंका जताई है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों को जल की समस्या उत्पन्न होगी और एकाएक भारत में भी होगी। अब जब हमने बात करी थी अलवणीय जल, तो अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अलवणीय जल हमें होता है सतही अपवाह से। जो सतह पर हमारे झरने, हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, इनमें कौन सा जल है? अलवणीय जल है। और भूमजल स्रोतों से प्राप्त होता है जिनका निरंतर नवीकरण और पुनर्भर्जन जलीय चक्र द्वारा होता है। साथियों, एक और प्रश्न है, हमारे इतिहास को झकझोरता है ये। वो प्रश्न ये है कि 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई थी? तो 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल में बनाई गई थी और इस झील का नाम आजकल है भोजताल। क्या है साथियों? भोजताल, है ना? भोजताल बनाई गई थी क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए है। अब साथियों, सरदार सरोवर जो बांध है ये कहाँ बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब नर्मदा नदी कहाँ प्रभावित होती है साथियों? नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से धूपगढ़ चोटी से निकलती हुई, है ना, पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में मिलती है और ये प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की एक ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? ध्यान रखना, ये किस तरफ बहती है? ये पश्चिम की तरफ बहती है और अमरकंटक पहाड़ के साइड से होती हुई ये गुजरात से निकलती हुई घूमती है और इसी पर साधुदेव बीट पर, साधुदेव जो हमारा द्वीप है उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी इसी पर है। तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और भारत की एक बड़ी जन संसाधन परियोजना है। कौन सी है? जन संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से? हमारा पड़ोसी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सहभागिता है। यह परियोजना गुजरात के 9,490 गांवों को, 173 कस्बों को तथा और राजस्थान के 124 गांवों को सूखाग्रस्त और मरुस्थलीकरण भागों में जल की आवश्यकता की क्या करेगी? पूर्ति करेगी, है ना? अब इसी के तत्वाधान में साथियों कुछ लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन, अभी भी शायद हाल ही में भी चल रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो कुछ सामाजिक संगठन जैसे पर्यावरणीय आंदोलन के द्वारा बहुउद्देशीय नदी परियोजना का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसमें एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है। क्यों है? क्योंकि यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविद और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद है करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, पर हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य वहां से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था? जैसे हमारे देवास जिले में एक डैम बना है पुनासा में, तो और जैसे अभी हमारे यहाँ पर कुंडालिया डैम बना है, तो क्या होता है साथियों, जब डैम बनते हैं तो इसमें क्या होता है, हजारों लाखों पेड़ पौधे डूब जाते हैं। तो पर्यावरणविदों का पहला कहना था यार ये पेड़ नष्ट हो रहे हैं, उससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। लेकिन आजकल उन्होंने किस लिए लड़ना शुरू कर दिया? उन्होंने वहाँ जो गरीब लोग थे, गरीब गांव थे, उनको सुख सुविधा के लिए वो लोग जो है नर्मदा बचाओ के तत्वाधान में सरकार से लड़ रहे हैं। अब साथियों, कल प्रश्न ये है कि बेकार पड़े कुओं का वर्षा के जल द्वारा पुनः भरण किस प्रकार किया जाता है? तो वो निम्न प्रकार किया जाता है साथियों। कैसे किया जाता है कि पीवीसी पाइप
का प्रयोग करके वर्षा का जल जो है, मैंने बताया था अभी, छत से कुएं में पहुंचा दो, है ना। रेत व ईंट प्रयुक्त करके जल का छलन किया जाता है ताकि कुआं हमारा धंसे नहीं, उसमें जो है कंकर पत्थर रेत न जाए, है ना। भूमिगत पाइप द्वारा जल की हौज तक ले जाया जाए। भूमिगत पाइप के द्वारा जल से कहाँ तक, हौज तक ले जाएंगे हम, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है और बाद में इस जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जगह होता है साथियों, तलैया बनवाई लोगों ने, तो उन तलैया में क्या करा उन्होंने, अब पन्नी डाल दी और उसमें वर्षा का जल भर लेते हैं, और जब वर्षा जाने के बाद क्या करते हैं, गेहूं चनों में उस पानी का उपयोग कर लेते हैं, है ना। जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाता है, तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय ये है साथियों कि वृक्षारोपण में वृद्धि की जाए, अधिक से अधिक वृक्ष हम लगाएं, साथ में उद्योगों द्वारा वर्षित जो जल है कि प्रशासनिक निगरानी की जाए। कैसी निगरानी की जाए साथियों, उस जल में देखा जाए कि इसमें कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी नहीं चलेगी, ताकि उसको छान के ही क्या है जल स्रोतों में मिलाया जाए। उद्योगों को रहवासी बस्तियों से क्या किया जाए, दूर रखा जाए, जंगल वंगल दूर बनाया जाए, और जल का हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना ही जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय है। अब साथियों बांध किसे कहते हैं, बांध का आशय यह रहता है, बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए एक खड़ी की गई बाधा है। क्या है, जैसे पानी तेज गति से आ रहा है या पानी को डाइवर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी खड़ी हुई बाधा कर देंगे, एक दीवार बना देंगे, जो आमतौर पर कहा जलाशय में, झील में या जल भरने के लिए बनती है। बांध का आशय जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। जल को अगर एकत्रित कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, बांध कहेंगे। अधिकतर बांधों में एक से एक ढलवा हिस्सा भी होता है, जो जिसके ऊपर से और अंदर से जल रुक रुक कर निरंतर क्या होता है, बहता रहता है। जैसे क्या होता है साथियों, बहुत सारे डैम ऐसे ढाल में बने रहते हैं जिनके ऊपर से ऐसे पानी होके जाता रहता है। वो पूरी तरह से पानी रोकने का ऐसा प्रयास नहीं है कि पानी पूरी तरह से रोका जाए, लेकिन हाँ इसके पीछे बहुत सारा जल हम मात्रा में क्या करेंगे, हम बहुत सारी मात्रा में जल का स्टोर कर लेंगे, है ना। ये इसका ये मतलब है ना। तो हम क्या कहेंगे, बांध कहते हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा साथियों। हम थोड़ा सा रैपिड रिवीजन में पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं क्वालिटी के साथ साथ हम रैपिड रिवीजन में क्लासेस भी दे रहे हैं। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है ना। तो कैसे किया जाता है, संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर, जैसे लकड़ी का बांध, है ना, तटबंध बांध, तट के पास में बंधा हुआ, पक्का बांध जिसे सीमेंट कंक्रीट से बना, ऐसे कई उपवर्गों में बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर भी बांध को बांटा गया है, जैसे बड़ा बांध, मुख्य बांध, नीचे मुख्य बांध, मध्यम बांध या उच्च बांध। इस तरह से हमने क्या कहा, उनका वर्गीकरण कर दिया है। चल रहा है साथियों, नेक्स्ट पे है बांस ड्रिप प्रणाली क्या है। अब ये जो बांस ड्रिप प्रणाली होती है साथियों, ये हमारे भारत के मेघालय राज्य में की जाती है। और आप ध्यान रखना कि जो हमारा मेघालय राज्य है, इसी मेघालय का मासिमराम है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो क्या होता है साथियों, जैसे जो हमारी पहाड़ियाँ रहती है, जैसे इस पहाड़ी पर ये झरना बह रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, बांस में इस झरने को डालते हैं और इस तरह से जहाँ भी उन्हें पहुँचाना है, जहाँ भी सुख सुविधा से इन्हें पहुँचाना है, तो उस तरह से ये पानी यहाँ नीचे स्टोर करते हैं। इसी तरह से किया जाता है। बांस ड्रिप प्रणाली का कहाँ पर है, मेघालय राज्य में प्रचलित है। यहाँ नदियों व झरनों से जल को बांस से बने पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुँचाया जाता है। यह पुरानी विधि है, 200 वर्षों से प्रचलित है। और इस प्रणाली में क्या होता है, देखो किस तरह से, इसमें पहाड़ी के शिखर पर सदानीर झरने मतलब ऐसे झरने जो हमेशा ही बहते रहते की दिशा बदलने के लिए बांसों का प्रयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक, मैंने कहा ना, पहाड़ से निचले स्थानों तक क्या करता है, पहुंचाया जाता है।
अब साथी क्या होता है साथियों, इसमें 18 से 20 लीटर सिंचाई, लगभग 18-20 लीटर सिंचाई पानी बांध में आ जाता है। उससे सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ा जाता है। सीधा आप लोगों ने क्या करा, पाइप पानी लाए, पाइप पानी लाए और पाइप पानी क्या करा हमने, पौधे के पास छोड़ दिया। यदि पाइपों को सड़क पर ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से लिया जाता है। भूमि पर हम क्या करते हैं, ऊंचाई से लेते हैं ताकि वो सड़क पर खराब न हो। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शनों तथा पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधों की जड़ के निकट क्या किया जाता है, जल गिराया जाता है। मैं बता चुका था कि पहाड़ी है, जैसे कि ये पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी से हम ये बांस में पानी लाए है ना, और हमें जो है इस पेड़ पर के जड़ों में डालना है। मान लो यहाँ पर डालना है तो हम यहाँ से इस तरह से बांस बिछा के यहाँ पर पानी छोड़ देते, ठीक है। इस तरह से ये बांस ड्रिप कहाँ पर यूज किया जाता है, मेघालय में यूज किया जाता है। अब साथियों हिमालय से नदियाँ निकलती है, तो मैंने कहा था जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या होती है, वो निरंतर ही बहती भी रहती हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ कैसी है, हिमानी से जन्मी। हिमानी से जन्मा मतलब हिम के पहाड़ों से जन्म होता है इनका, और इन जब हिम की पहाड़ियों से जन्म होता है तो ये क्या होती है, जल वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और इन नदियों ने देश के विस्तृत उपजाऊ मैदान, क्योंकि उत्तर का मैदान है ना, मैदान का निर्माण कर देश में को कृषि प्रधान बनाया है। मैंने कहा था कि जो उत्तर भारत की नदियां बह के आती है अपने साथ मिट्टी लेके आती है, क्योंकि साथियों जो हमारे उत्तर भारत के मैदान हैं, उत्तर भारत के पहाड़ हैं साथियों, वो प्योर मिट्टी के बने हैं। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे हिमाचल में भूस्खलन हुआ, हमारे केदारनाथ में भूस्खलन हुआ, हमारे हरियाणा पंजाब इसमें जम्मू कश्मीर में भूस्खलन हुआ। क्यों होता है वहाँ पर, है ना, क्यों होता है साथियों, क्योंकि वहाँ की मिट्टी के ही पहाड़ है वो। तो वो जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती है तो वो क्या करती है, अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और उपजाऊ होती है। वो बांगर खदर मैंने पढ़ाया था वहाँ पर, है ना, शायद सेकंड यूनिट में। और देश का कुल संभवित जल विद्युत क्षमता का 60% कौन सी नदियों पर है, हिमालय की नदियों पर, क्योंकि पूरे साल ये बहती रहती है। समतल भूभाग से होकर बहने के कारण ये नाव्य नदियां है। कौन सी नदियां है, ये नाव्य नदियां है ना। अब ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ा देता हूँ साथियों। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय में है पेरियार नदी, कृष्णा, कावेरी, है ना, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये कौन सी नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मतलब साउथ की नदियां, है ना। पेरियार नदी, है ना, तो पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है साथियों, इन नदियां वर्षा के जल अथवा भूमिगत जल पर ही निर्भर होती है, क्योंकि ये कोई हिमानी से नहीं निकलती है ना। शुष्क मौसम में यहाँ की अधिकांश नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। शेष की जलधारा बहुत पतली हो जाती है, अतः ये नदियां कैसी है, सदानीर नदियां नहीं है। इन नदियों में क्या होता है साथियों, तेज ढाल वाले क्षेत्रों, पथरीली भागों में बहती है, अतः जल विद्युत केंद्रों की स्थापना कर जल विद्युत का निर्माण करने के लिए अधिक उपयोगी है। क्यों है, क्योंकि इन नदियों में क्या होता है साथियों, तेज ढाल के कारण क्या हमें प्रॉपर जो है वेलोसिटी मिल पाती है टरबाइंस के लिए, तो इनमें जल विद्युत परियोजनाएं ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है, पथरीली भाग में होती है, तो उस पर स्ट्रक्चर हमारा जब पथरीली भाग में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी बनता है। अब इन नदियों में देश की संभवित जल शक्ति का कितना प्रतिशत होता है, 40% भाग पाया जाता है। ये नदियां मार्ग में प्रपात बनाती है। अब जल प्रपात कैसे बनते हैं साथियों, प्रपात ऐसे बनते हैं जैसे कोई नदी है, जैसे ये नदी इस लेवल पे रह गई, फिर बाद में एकदम से इस लेवल पे बहती है, तो यहाँ से इस तरह से पानी गिरता है,
तो ये क्या होता है, एक जलप्रपात बनता है। जैसे पेरियार नदी बनाती है जलप्रपात, हमारी धुआंधार जलप्रपात हमारी इसी पर भी है, कौन सी, नर्मदा नदी पर। तो ये सब जलप्रपात होते हैं ना। नेक्स्ट है साथियों, बहुउद्देशीय परियोजना अगर हम बना रहे हैं तो हमें क्या क्या लाभ होंगे। हम विद्युत उत्पादन करेंगे, घरेलू उद्योग में करेंगे, जल आपूर्ति के लिए करेंगे, बाढ़ के साथ मनोरंजन। कैसा मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण भी करेंगे हम, मनोरंजन भी करेंगे कि वो एक हमारा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, लोग घूमने जाएंगे, है ना। अब आंतरिक रूप से उससे नौचालन भी हो सकता है, मछली पालन करेंगे हम, सिंचाई, मृदा के संरक्षण, क्योंकि मृदा संरक्षण मैंने पढ़ाया था कि बांध बनाकर भी मृदा संरक्षण किया जाता है, और साथ में पानी होगा तो वृक्षारोपण भी करेंगे, है ना। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होंगे, लाभ होंगे। अब इससे हानियां ये होगी साथियों, जलाशयों में तलछट जमा हो जाएंगे, है ना, मिट्टी विट्टी बह के आएगी, जमा होगी। नदी जलीय जीव के आवासों में भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जलीय जीवों में क्या होता है साथियों, नीचे से मछलियां ऊपर की ओर आएगी, जब डैम बंद हो जाएगा तो ऊपर नहीं आ पाएगी। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण होगा, भूकंप की संभावना बढ़ जाएगी, बांध असफलता के कारण बाढ़ आ सकती है, क्योंकि डैम पहले रुक गया तो बाढ़ आ जाएगी, जल जनित बीमारियां होगी, प्रदूषण होंगे, मृदा अपरदन भी हो सकता है, और साथ साथ सबसे मेजर कारण ये होगा साथियों कि हम वनों की कटाई कर देंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजना से इस तरह से हमें कुछ हानियां भी होगी। अब वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य है। जल संग्रहण का अर्थ यह होता है, क्या होता है साथियों, कि वर्षा के जल का उसी जगह संग्रहण और प्रयोग किए जाए जहां वर्षा होती है। तो इससे संग्रहण करेंगे। वर्षा जल संग्रहण के दो उद्देश्य, पहला उद्देश्य है साथियों, वर्षा के समय इकट्ठे किए गए जल का प्रयोग उस समय सिंचाई के लिए किया जा सकता है जब वर्षा न होने पर पानी की कमी हमें क्या हो, महसूस होने लगी। इस पानी को साफ करके स्थानीय लोगों की पेयजल आवश्यकता भी पूरी की जाती है। जैसे हमारे सुजालपुर के आसपास क्या करते हैं साथियों, एक तलाई बनाते हैं वो, और उस तलाई में पन्नी बिछाकर, मैंने कहा था अभी, उसमें पानी स्टोर करते हैं, और गर्मी में क्या करते हैं, उस पानी का जो है उपयोग करते हैं, है ना। एक प्रश्न ये उठता साथियों, जैसे हम कुछ क्या कहते हैं, कुछ पर्यावरणीय आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी बांध है साथियों, ये गंगा नदी पर बनाया गया है। इनमें बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों का क्या किया गया है, विरोध किया गया। इन परियोजना का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों ने बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर यह बांध का निर्माण स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव, नियंत्रण, देश को बेहतर बनाने के लिए कुर्बान करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ एक डैम बना है साथियों, कुंडालिया डैम, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को क्या है, अपनी आजीविका बदलनी पड़ी है, बहुत सारे लोगों को संघर्ष करके सब चीज़ों को छोड़ के उस डैम को बनाना पड़ा है। स्थानीय लोगों को इन परियोजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, केवल बड़े जमींदार, किसान और उद्योगपतियों को ही इन परियोजना का लाभ मिलता है। इसलिए कुछ सामाजिक संगठन पर्यावरणीय आंदोलन के द्वारा क्या कर रहे हैं, इन बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हो गया क्लियर साथियों। अब साथियों क्या होता है, राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्र, अब अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो है जैसलमेर एरिया तरफ का, में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण टाका पीने के पानी के लिए प्रयुक्त किया गया, पीने के पानी का प्रमुख साधन है टाका, है ना। तो टाका में क्या होता है साथियों, प्राचीन समय में राजस्थान में अर्ध शुष्क मतलब आधी सूखी जगह में या शुष्क क्षेत्रों में, जैसे बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, है ना, में लगभग हर घर पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, और उसी भूमिगत टैंकों को क्या कहते हैं, टाका हुआ करते थे। हम क्या कर रहे हैं साथियों, हम घर बनाने में एक भूमिगत टैंक बनाते थे राजस्थान में, उसे टाका कहते थे। उसमें क्या करते थे, पीने का पानी का जल का स्टोर करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर होता है। फलोदी में एक घर में 6 1 मीटर
लंबाई चौड़ाई है ना, 6 मीटर के आसपास गहरा है ना, 4 से 27 मीटर लंबा और 2 से 44 मीटर चौड़ा एक टाका बनाते थे, है ना, एक टैंक बनाते थे। ये जो टाका होता था यह सुविकसित जल वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता। वो क्या करते हैं साथियों, एक बड़ा सा टैंकर घर में बना देते थे और जब वर्षा आती थी तो वो बड़े वर्षा में उस बड़े से टैंकर को क्या कर लेते थे, वो भर लेते थे। अब क्या होता था, वो साथ में क्या करते थे, वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे। वर्षा छत से वर्षा का पानी इन नलों में होकर भूमिगत टैंक तक पहुंचता था, जहां इसे हम क्या कर लेते थे, वो एकत्रित कर लेते थे। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें कचरा था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल का क्या करते थे, वो संग्रहण करते थे और ये पानी जो होता था बाद में जो आता था ये शुद्ध और स्वच्छ भी होता था, है ना। क्या करा उन्होंने, घर बनाए, घर के ऊपर जब पानी गिरा तो पहले बारिश में क्या होता था साथियों, जैसे हमारी घर की छत पर धूल वगैरह मिट्टी विट्टी, तो हम पहले पानी से तो केवल छत को धो लेते थे और बाद में हम क्या करते थे, उस पानी का जो है टैंकर में यूज कर लेते थे, है ना। अब टाका में जल संग्रहण अगली वर्षा ऋतु तक रहता था। अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था कि अगली वर्षा जब आएगी, जब तक पानी हमारे पास इकट्ठा रहेगा। यह जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत है। क्या करते थे, गर्मी में इसी में से पानी पीते रहते थे। वर्षा जल अथवा पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जा सकता था, है ना। कुछ घरों में तो टाकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे। यह बनाए जाते हैं जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जो ग्रीष्म ऋतु में उन्हें क्या होती, गर्मी में राहत पड़ती थी। हमने टैंक बनाया, टैंक के साइड में कमरे बना लिए ताकि हमारा रूम जो है क्या रहे, ठंडा रहे, है ना। इस तरह से राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था कर दें। अब साथ साथ साथियों क्या होता है, छत वर्षा जल संग्रहण की रीति पश्चिमी राजस्थान में कम होना। क्यों कम हुई है पश्चिमी राजस्थान मतलब जैसलमेर वाले राजस्थान में। एक जब हम जैसलमेर से लोंगेवाला पोस्ट जाते हैं तो वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। जो क्यों कम हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से क्यों कम हो गई, इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है, क्योंकि 12 महीने ही इंदिरा गांधी नहर पानी कर रही। कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी में का स्वाद पसंद नहीं है। आप कभी राजस्थान घूमने जाओगे तो आपको लगेगा कि वहाँ का पानी क्या है, हल्का सा खारापन रहता है। आज भी भारत में कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संग्रहण का यह तरीका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदर गांव कौन सा गडाधूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। इस गांव में 200 परों की व्यवस्था है, 200 घरों की व्यवस्था है। वो क्या कर रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं कि छत से कर्नाटक मैसूर में क्या कर रहे हैं, वो जल संग्रहण भी कर रहे हैं। अब आधुनिक काल में वर्षा जल संग्रहण और भंडारण पर जो है टिप्पणी कीजिए या बताइए, विचार कीजिए। तो हम विचार कर रहे हैं, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जल संरचनाओं के साथ साथ जल संग्रहण टैंक भी बनाए गए थे। प्राचीन समय में लोगों को वर्षा पद्धति, मृदा के गुणों के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति है ना, और उनकी जल आवश्यकता, वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण की अनेक विधियां विकसित की गई थी, है ना। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिम हिमालय में इसे कुल कहते हैं, जैसी वहिकाएं, नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में क्या करी, सिंचाई की है। ये हमारे पुराने लोगों ने इस तरह से
जो है वर्षा जल संग्रहण की पद्धति अपनाई थी। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की विधि आम बात है। वही पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोगों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल से क्या हो, खेती में उपयोग किया जाए। साथ ही जैसलमेर राजस्थान में खादीन, अन्य क्षेत्रों में जोहड़ बनाए जाते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स आता है कि खादीन खेती कहाँ यूज की जाती है, खादीन कहाँ यूज किया जाता है, तो जैसलमेर राजस्थान में किया जाता है ना। नेक्स्ट है साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हो रहा साथियों, एक गैर सरकारी संगठन NGO जिसे हम कहेंगे, जो कि जनजाति लोगों, पर्यावरणविदों, किसानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मुख्य रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित निर्धन लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। यहाँ के लोगों ने सोचा है कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं हो जाएगी। विस्थापन का शौक यह विश्वास करके स्वीकार किया है कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंचाई से वो मालामाल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है वहाँ से अपना विस्थापन लिया गया। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों का कहना है कि उन्होंने अपने कष्टों को राष्ट्र के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकारा है, किंतु अब 3 दशक से कड़े अनुभव के बाद वह अपनी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गए पूछते जा रहे हैं कि हमें ही राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है। तो ये क्या होगा, इस तरह से भी आ सकता है। और साथियों ध्यान रखना, बहुउद्देशीय योजना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? आधुनिक मंदिर। क्या कहा है? आधुनिक मंदिर। तो ध्यान रखना, आधुनिक मंदिर किसने कहा है बहुउद्देशीय परियोजना को? तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। साथियों राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस तरह किया जाता है, तो ये तो पढ़ा चुका हूँ कि वो टैंक बनाते हैं और टैंकों का आकार दिया है, पाइप से जो है टैंक क्या करते हैं, टैंक में पानी स्टोर कर लेते हैं। ये डबल हो गया। देखो 2-1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि गोदावरी जो कृष्णा गोदावरी जो विवाद है, शुरुआत में ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना जल पर विद्युत परियोजना बांध बनाकर जल की दिशा के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेशों द्वारा आपत्ति जताई जाने पर हुई थी, लेकिन इन राज्यों में पड़ने वाली नदियों के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, कृषि और उद्योग में विपरीत असर हो जाएगा, इसलिए जो है कृष्णा गोदावरी जो है विवाद उत्पन्न हुआ है। सबसे रोचक बात यह है साथियों कि मेघालय की राजधानी जो शिलांग होती है, वहाँ पर भी क्या होता है, छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। और यह रोचक बात इसलिए क्योंकि वहाँ पर चेरापूंजी, मासिमरा जहाँ विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन फिर भी शिलांग वहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 55 किलोमीटर दूर ही स्थित है। यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है ना, कर रहा है ना। शहर में लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण से हो रही है। तो साथियों ध्यान रखना, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर भी पीने के पानी की समस्या है, इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि हम पानी का वेस्टेज बहुत ही कम करेंगे, है ना। रोचक तथ्य है साथियों, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर क्या हो गई, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखो पानी के संरक्षण का कितना। हाँ ठीक है साथियों, अब आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, हम मैप पढ़ते हैं, है ना,
क्या पढ़ रहे हैं हम मैप पढ़ेंगे, है ना। देखो, अगर मैप में अगर आपसे पूछा जाए तो यह है हमारा, इससे नीचे का क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हिस्सा होगा ये होगा पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा इंडिया होगा? पेनिनसुलर। अब मैं आप लोगों को ऊपर से पढ़ाता हूं। तो साथियों, ये है हमारी सिंधु नदी है? अब ये किधर से बहती है? ये यहां से निकलती हुई इधर बहती है, ठीक है, पाकिस्तान में जाती। सिंधु के जस्ट नीचे है झेलम नदी। तो ध्यान रखिएगा, सलाल प्रोजेक्ट कहां पर है, तो हम साइड में लिखते जा रहा हूं मैं, सलाल बगलिहार, सलाल बगलिहार बदुस्ली ऐसा कुछ नाम है साथियों। ये कौन सी नदी पर है? ये है हमारे झेलम पे। झेलम के जस्ट नीचे आती है साथियों चेनाब, ये झेलम चेनाब दोनों मिलके जाती। उसके नीचे है रावी, उसके नीचे व्यास, और व्यास नदी है ना, व्यास और व्यास के आगे सतलज। तो सतलज नदी पर कौन सा डैम बना हमारा बना भागड़ा नागाल परियोजना। सलाल प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? सलाल प्रोजेक्ट है साथियों झेलम नदी पर। ये जो है गंगा नदी, और गंगा पर ही कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध। ये है चाइना में एक सांगपो नदी, जो सांगपो नदी मध्य भारत में आकर क्या बनती है? ब्रह्मपुत्र। यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा बन जाती है ना। ब्रह्म महानदी पर एक डैम है जो भारत का सबसे पुराना डैम है, हीराकुंड बांध। ये हो गई हमारी नर्मदा नदी, और उसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर। अब ये जो है हमारी चंबल नदी है, और चंबल पर है गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। और ये जो हमारी चंबल होती है, ये जाकर चंबल नदी किस में मिलती? यमुना नदी में। और यमुना नदी फिर आगे आकर किस में मिलती है? तो यमुना नदी प्रयागराज में आकर मिलती है हमारी गंगा नदी में, यहां पर। अब मध्य प्रदेश का एक रिहंद बांध है जो सोन नदी पर बना है, वो किसकी सहायक नदी है? गंगा में जाकर मिलती है। बेतवा नदी भी कहाँ मिलेगी? वो बेतवा नदी यमुना में मिलती है, और यमुना कहाँ मिलती है? गंगा में। ये है साथियों हमारी गोदावरी नदी, और है ना पेनिनसुलर रिवर है जो इस तरफ बहती है। नागार्जुन है जो तुंगभद्रा नदी पर बना है, नागार्जुन सागर डैम, है ना, सॉरी नागार्जुन सागर डैम बना है साथियों कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम बना है। और मेटूर डैम कहाँ बना है? मेटूर डैम बना है साथियों कावेरी नदी पर। हम जो लोगों ने जब पेरियार जब पढ़ा था, जब एक पेरियार नेशनल पार्क पढ़ा था, और पेरियार नदी भी है, और कहाँ पर है ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो आज से आप लोग याद रखेंगे कि गोदावरी, कृष्णा, कोयना, है ना, तुंगभद्रा, कावेरी, पेन्नार नदी, ये किसके यहाँ मिलती है? पेन्नार नदी पुडुचेरी के आसपास है ना। महानदी, ये कौन सी नदी है? ये सारी नदियां जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। देखो, सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, गंगा, यमुना, घग्गर नदी, है ना, गंडक, कोसी, सोन, है ना, ये रिहंद डैम सोन नदी पर। ये कौन सी नदियां हैं? ये है उत्तर भारत की नदियां। ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है, और फिर इधर से जाती है, ठीक है। भागड़ा नागाल परियोजना व्यास सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और ये घग्गर वगैरह शारदा नदी ये सब आके किसमें मिलती है? ये सारी गंगा नदी मिलती है। इस तरह से गंगा बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब पृथ्वी समुद्र की ऐसी स्थिति जो तीन तरफ से पृथ्वी से घिरी हो, एक तरफ ये, एक तरफ ये, और एक तरफ ये, तो हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं।
आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों। हमारा जल संसाधन चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। किसी को किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप स्टडी विद जीनियस के साथ है ना जुड़े हैं, और स्टडी विद जीनियस आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग। और साथ में ये जो सब लिखा है इस पर गौर कीजिएगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विथ जीनियस। अगर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक्स तो हमारे लिए क्या होता है, बनता है। धन्यवाद साथियों। जय श्री महाकाल।